Assalamualaikum students, you are with your tutor Akhil Shabazz from Progenitor High School. Yesterday we have learned about chapter number 7 and its problems. Today we are going to learn chapter number 8, which is work, power and energy. Today I am going to demonstrate you about the work. So here, what is work? Work उस काम को नहीं कह रहे जो हम घर पे कर रहे हैं. हम खाना खा रहे हैं, वो भी हम वर्क कर रहे हैं. हम कहते हैं ये भी हम काम ही कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं घर वालों का जो है. और कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि जो कम सोते हैं ज़्यादा वो भी कमाल करते हैं, वो भी काम कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्क होता क्या है. ठीक है, वर्क इसके अंदर क्या डेफिनेशन है. पहले आप इसकी डेफिनेशन को देख लो या फिर मैं आपको समझा दूं. डेफिनेशन के हिसाब से ये वो कह रहा है इट मेजर्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर. जब एनर्जी किसी चीज में ट्रांसफर हो रही है ना, उसे हम कह रहे हैं वर्क. ठीक है, मेरे अंदर एनर्जी होगी तभी मैं काम कर सकूंगा. मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी, सुस्त होऊंगा और एक जगह पड़ा होऊंगा तो फिर एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, मैं काम नहीं कर पाऊंगा. यहां पर एनर्जी का यूज है. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस. यहां पर वर्क किसको कह रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और हम उसे मूव करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को यूज कर रहे हैं, अपने हाथ की फोर्स को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर फोर्स जो है, हम हाथ में एनर्जी होगी तभी वो हम उसको इसका डिस्प्लेसमेंट तय कर सकेंगे ना, तभी वो मूव होगा जब हमारे हाथ में एनर्जी होगी. अब यहाँ पर हमारे हाथ में एनर्जी होगी तभी हम कहेंगे कि फोर्स लगेगा इस पे. ठीक है, तो हमें पहले एनर्जी चाहिए फिर हमारी फोर्स लगेगी, है ना. तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर. देखिए ये कह रहा है वर्क वो है जब हम कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप पीछे से फोर्स लगाओ और वो मूव हो, ये हमारा वर्क है. सिंपली तो ये बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, आई एम रिपीटिंग इट, और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव हो रहा है. अब देखो ये पहले यहाँ पर पड़ा था, अब ये बिल्कुल हाथ के कोने तक पहुंचेगा. ठीक है, पीछे से मैंने फोर्स लगाई और ये कोने तक पहुंचा, इसे हम कह रहे हैं वर्क. तो सर ये सारी झंझट क्यों लिखी हुई. When an object is moved over a distance by an external force, at least part of which. External force. What do you mean by external force? External force क्या है? External force वो external means बाहर वाली, internal means अंदर वाली, external means बाहर वाली जो फोर्स लग रही है इस पर, है ना. तो बाहर वाली फोर्स कौन सी लग रही है, मैं अपने हाथ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, वो बाहर वाली फोर्स है. ठीक है, वो क्या करे, एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ विच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कम अज कम उसका एक पार्ट का मकसद ये है कि इस पूरी लाइन का मकसद तुम्हें बता देता हूँ. एक्चुअली इंग्लिश की कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ समझने के लिए हमें उसका मीनिंग को देखना पड़ता है, उसके सेंटेंस को नहीं. यहाँ पर इसके सेंटेंस का से मुराद ये है कि मैं जब इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मूव हो. ये लिखा हुआ है at least part of which is applied in the direction of displacement. ये लिखा हुआ है इसके अंदर. वर्क के बारे में आपको पता चल गया कि वर्क ये है. अब यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसके हिसाब से देख लो, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है. ये डायग्राम कह रहा है, देखो यहाँ से हमने इसे पीछे से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, मैंने अपने हाथ से इस डब्बे पर एक फोर्स लगाई और ये जो इसकी रूह की टाइप कुछ बना हुआ है, इमेज जो बनी हुई है ये, ठीक है, लग रहा है जैसे इसकी रूह हो. ठीक है, डब्बा पहले यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया. ये एक्चुअली इसकी रूह नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि जब इस डब्बे पर फोर्स लगाई वो यहां से आकर यहां तक पहुंच गया. ठीक है, तो यहां तक आकर यहां तक पहुंच गया. तो इसने क्या किया, इसने डिस्टेंस तय किया, फासला तय किया, यहां से यहां तक का फासला. ठीक है, ये हमारा क्या है, आर मीन्स डिस्टेंस. आपको बताया था आर मीन्स डिस्टेंस. तो हमने डिस्टेंस तय किया इसके अंदर और उसके बाद आप देख लें कि हमने इस पर फोर्स भी लगाई. तो जब फोर्स भी लगाएं, ताकत भी लगाएं, ताकत तो तब लगेगी जब हाथ के अंदर एनर्जी होगी, जब बंदे ने कुछ खाया होगा. तो फोर्स लगाएं और वो क्या करे, फासला तय करे. ताकत लगाएं और वो फासला तय करके यहां तक डब्बा पहुंच जाए. ये हमने क्या किया, ये हमने वर्क कर दिया. ये हमने क्या कर दिया, वर्क. तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक फोर्स और दूसरा फासला, एक ताकत और दूसरा फासला. फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. डॉट का मकसद यहां पर है मल्टीप्लाई होना. ठीक है, मल्टीप्लाई को हम यूं भी लिखते हैं और मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी शो करते हैं. ठीक है, तो यहां पर ये डॉट क्या कह रहा है,
डॉट मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमें फॉर्मूला मिल गया इसका। अब यहाँ पर इसका SI यूनिट, वैसे तो मैं आपको बता दूं जॉल होता है, ठीक है, जॉल इन्होंने वर्क को देकर बनाया है, ठीक है। जब भी जॉल कहीं पर आ जाए इसका मकसद है कि वर्क हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं किसी को नाम दे दूं किसी चीज का, तो वर्क को मैं नाम दे देता हूं जॉल का, जहां पर भी जॉल कहूंगा मतलब वहां पर कोई ना कोई वर्क होगा। तो इन्होंने इसे SI यूनिट में जॉल कहा है कि वर्क को SI यूनिट के अंदर हम जॉल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जॉल बराबर किसके होता है, जॉल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक और बात आपको बता दूं, यहां पर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम जो देख रहे हैं वो तो सीधी सी बात है, मैं भी इस बात पे कंफ्यूज हुआ था कि फोर्स लगा रहा हूं और एक डायरेक्शन को तय कर रही है ना, डायरेक्शन भी आ रही है उसके अंदर, डायरेक्शन तो पता है ना, क्योंकि यहां से डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात भी हो रही है, फोर्स की बात भी हो रही है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स कहती है कि जब दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट बनाए, ये क्या है बीच में डॉट है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मकसद ये डॉट है, डॉट का मकसद ये डॉट है और प्रोडक्ट का मकसद है मल्टीप्लाई होना। जब ये डॉट के हिसाब से एक दो वेक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके अंदर ये कह रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जब भी दो वेक्टर्स हों और वो आपस में डॉट प्रोडक्ट बनाए, आपको ये लाजमी याद रखना है, ये रूल के हिसाब से है, ठीक है। वैसे हमारे जहनों में तो यही चलेगा कि वर्क का एक डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है वर्क, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी, स्केलर क्यों है। पर अकॉर्डिंग टू जब हमें रूल दे दिया, बुक ने ही हमें रूल दे दिया कि जब दो डॉट प्रोडक्ट हमें दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो तो फिर वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो फिर ये हमें रूल मिला हुआ है, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ इट्स रूल, वरना हमारा जहन में कुछ और कहता है। अब एक और बात, एक और सवाल, मुझसे सवाल किया गया था कि टॉर्क और जो है वर्क दोनों में एक ही चीज होती है। टॉर्क के अंदर हमने क्या देखा, जब हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट तय करे, पर क्या कौन सा डिस्प्लेसमेंट, उसमें टॉर्क का था कि टॉर्क के अंदर हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तय करें, फोर्स लगाएं और वो क्या करे, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तय करें, किस तरह से परपेंडिकुलर, मैं फोर्स इस पर सीधी लगा रहा हूं पर ये सीधा मूव नहीं हो रहा, मेरा हाथ तो सीधा चला गया पर इसने जो डायरेक्शन दी वो परपेंडिकुलर थी, वो ऐसे मुड़ गई, दरवाजे की डायरेक्शन ऐसे मुड़ गई और मैंने यहां से जब फोर्स लगाई थी इसे, ये फोर्स लगाई तो दरवाजे की डायरेक्शन यहां से इस तरफ हो गई, ठीक है, इस तरफ रोटेट कर गई और मेरी फोर्स सीधी चली गई, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। मैं फोर्स तो सीधी लगा रहा हूं पर लग परपेंडिकुलर साइड रही है, वो एक कर्व चेंज कर रही है, दरवाजा कर्व में घूम रहा है, कर्व मतलब गोल घूम रहा है। तो देखें टॉर्क के अंदर हमने ये देखा था कि परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, पर इसके अंदर देखो जब डब्बे को सीधी फोर्स लगा रहा हूं तो डब्बा सीधा ही मूव हो रहा है, मतलब लीनियर मोशन कर रहा है, मतलब लीनियर मोशन करे समझो, सीधा सीधा मूव कर रहा है। तो ये है कि इन दोनों का फर्क ये है कि टॉर्क के अंदर हम जब किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो वो कर्व में मूव होता है, एंगुलर मूव होता है। एंगुलर आप आगे चल के इसके अंदर वर्ड पढ़ोगे, हो सकता है आप इस बात पे कंफ्यूज हो, एंगुलर का मकसद होता है कि कर्व पे मूव होना, ठीक है, रोटेट करना। एंगुलर मींस या सर्किल की बात हो रही है, सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो वो देखो कर्व में घूम रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है, तो वो एंगुलर होता है, या रोटेट हो रहा है तो वो भी एंगुलर होता है। इसके अंदर टॉर्क के अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है, टॉर्क के अंदर फर्क और इसके अंदर फर्क ये है कि टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से होता है और इसके अंदर ये है कि ये बिल्कुल लीनियर मोशन कर रहा होता है। लीनियर का मकसद है बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा जो चीज मूव कर रही है, मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं, ये सीधा मूव कर रहा है, मेरा वर्क है। मैं इस चीज पर फोर्स लगा रहा हूं, ये दरवाजा है, इस चीज पर फोर्स लगा रहा हूं, मैं तो फोर्स सीधी लगा रहा हूं पर दरवाजा घूम गया, दरवाजा घूम गया ना, तो ये क्या हुआ, दरवाजे ने टॉर्क प्रोड्यूस की, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हुआ, मतलब एक कर्व के अंदर मूव हुआ, तो वो टॉर्क है।
जब किसी पर फोर्स लगाएं और एक कर्व के अंदर मूव हो वो हमारी टॉर्क है। जब किसी भी चीज से पड़ी हुई है उसे पीछे से फोर्स लगाऊं वो सीधी डायरेक्शन में मूव करे, लीनियर डायरेक्शन में मूव करे, वो हमारी टॉर्क है और वो हमारी वर्क है, सॉरी। तो अब देखें, इसके बाद इसका यूनिट दिया हुआ है जाउल, ठीक है। तो जाउल के हिसाब से हम इसे देखेंगे कि एसआई यूनिट उन्होंने अपनी तरफ से एक क्वांटिटी बनाई हुई है जाउल, पर जाउल किसके बराबर होता है? 1 जाउल बराबर होता है, आप इसे या ये कह लो या आप इसे ये कह लो, तो 1 जाउल इज इक्वल्स टू बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सवाल ये होता है ये कहां से आया? तो ये हमें क्या करना है, फोर्स हमारा न्यूटन के बराबर होता है, वर्क इज इक्वल्स टू। Okay students, I have some thought of work to push off. Now we are going to solve the unit of work. So how we'll drive it? Let's see how it comes to kilogram meter per second, meter square per second square. Force, we know that the unit of force is Newton. Force का unit जो है वो Newton होता है और displacement उसका जो हमारे पास unit मिलता है वो हमारे पास मिलता है मीटर। Okay? डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर से देखते हैं और फोर्स को हम न्यूटन से। जैसे कि आपको पता है कि 1 न्यूटन हमारा किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं न्यूटन की जगह पर क्या रखूंगा? न्यूटन की जगह पर रखूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन है यहाँ पर, फर्क वही सेम का सेम लिखा, न्यूटन की जगह पर लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कह दें या डॉट कह लें, डॉट इंटू मीटर, ठीक है। मीटर के नीचे 1 है तो सेकंड स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीटर इंटू मीटर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, बिकॉज सेकंड इंटू 1 इज इक्वल टू सेकंड, 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होती है वो उसी की इमेज दिखा देता है। तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये हमें वर्क का यूनिट मिल गया। देखिए ये यूनिट और ये यूनिट सिमिलर है, तो इस तरह से उन्होंने वर्क का यूनिट डिफाइन किया है। अब देखिए टॉर्क और उसके वर्क के दरमियान जो फर्क है वो किस चीज का है कि टॉर्क उसे कह रहे हैं जिसमें परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, टॉर्क उसे कह रहे हैं जो परपेंडिकुलर, मैं फोर्स लगा रहा हूं और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, और वर्क का ये है कि जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं वो सीधा मूव कर रही है, वो हमारा वर्क है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, पावर। सो वी आर गोइंग टू डू दिस। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज पावर। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ लिया था? वर्क डन। वर्क डन की एक चीज है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन क्या है? फोर्स लगा रहे हैं और वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, फोर्स लगा रहे हैं किसी पर और वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, दूसरी जगह तक पहुंच रहा है, मतलब एक फासला तय कर रहा है, वो हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा। इसके बाद पावर कह रहा है कि वो जो वर्क डन हो रहा है ना, यहां से यहां तक जो पहुंच रहा है वो कितनी तेजी के साथ पहुंच रहा है। इट इज द रेट ऑफ, रेट मीन्स तेजी, तो कितनी तेजी के साथ एक काम हो रहा है वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कह रहा है वर्क डन कितनी तेजी के साथ हो रहा है और किस टाइम में हो रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मकसद है कि कितने वक्त में हो रहा है, कितने वक्त में होना। मेरी उर्दू की राइटिंग थोड़ी बुरी है। अच्छा, तो कितने वक्त में हो रहा है। आप देखो हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि किसकी पावर ज्यादा है, मतलब जो जल्दी तेजी से काम कर ले उसे हम कहेंगे कि वो ज्यादा पावर वाली। इसके अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन कि जितनी तेजी से कोई काम हो रहा है, जितने कम वक्त के अंदर कोई काम हो रहा है, हम कहेंगे इसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। एक दो बंदों की मिसाल देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए दो बंदे क्या कर रहे हैं? हैवी वेट उठा रहे हैं, हैवी वेट मतलब वजन, एक वजन उठा रहे हैं, जो हम हमेशा देखते हैं जिम वगैरह में, ये वजन उठा रहा है। क्या कर रहा है ये? इसे जब ऊपर की तरफ उठाता है, इसे जब ऊपर की तरफ उठाता है तो ये उठाता है कितने सेकंड्स पे? 3 सेकंड्स पे। फॉर सपोज एक बंदा हैवी वेट उठा रहा है और 3 सेकंड्स पे ये क्या कर रहा है? उतना ही वर्क कर रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक वर्क कर रहा है, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक इसने फासला तय किया इस ऑब्जेक्ट का, मतलब ये जो वर्क डन हुआ वो यहां तक हुआ, यहां से यहां तक, ठीक है। अब इस पे हम क्या देखेंगे? इससे कितना वर्क डन किया, यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन किया, तो हम अंदाजा लगाएं कि इसने कितना वर्क डन किया? 600
जाउल का वर्क डन किया। अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला देख लें, रुको। अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क मतलब इसने कितना वर्क किया है, अंदाजा लगाओ 600 जाउल। ठीक है, वर्क डन का यूनिट जाउल है, आपको बताया था, तो क्या आएगा जाउल इसके आगे। टाइम कितने सेकंड्स के अंदर किया, 3 सेकंड्स के अंदर, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 200 जाउल पर सेकंड, 200 जाउल पर सेकंड इसने क्या किया है, इसकी पावर आ गई। ये क्या है, इसकी पावर मिल गई है। ठीक है, इसके अंदर इतनी पावर है, इसने 3 सेकंड्स के अंदर किया। पर इसी जगह पर एक और बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो इस वजन को उठा रहा है, और इस वजन को उठाकर जब ये ऊपर की तरफ लेके जाता है ये बंदा, तो देखें ये क्या कर रहा है, अब यहां से यहां तक का इसने फासला तय किया। ठीक है, और ये इसके कितने टाइम के अंदर किया, 1 सेकंड के अंदर। तो आप देखें, अब पावर का फार्मूले के हिसाब से इसने वर्क डन जो किया है वो इसने भी क्या किया है, 600 जाउल किया है। ठीक है, वही सेम इसने भी वही वर्क किया है, यहां से लेकर यहां तक लेकर गया था, इसने भी वही किया, यहां से एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऊपर की तरफ किया, मतलब ये उसने वर्क डन किया, उसकी पोजीशन चेंज की। तो अब पोजीशन तो चेंज हो गई, नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। अब इसने 600 जाउल का किया ये। ठीक है, 600 जाउल। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू पावर के फॉर्मूले के हिसाब से कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क हमारे पास 600 जाउल हुआ है, तो ऊपर हम रखेंगे 600 जाउल, और नीचे सेकंड हमें कितने दिए हुए, 1 सेकंड, तो हम कहेंगे 1 सेकंड। तो इसका जवाब आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1, हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास 600 ही आता है, तो यहां पर आ जाएगा 600 जाउल पर सेकंड। देखो इसमें और इसमें से ज्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 600 बड़ा है, तो मतलब पावर जो ये सेकंड पर्सन है इसकी पावर ज्यादा है, और ये जो फर्स्ट पर्सन है इसकी पावर कम है। हमने कैसे ये कैलकुलेट किया, हमने देखा कि इसने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज की। मैंने आपको वर्क डन के बारे में बताया था कि वर्क डन क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करूँ ना, मैं ये नीचे पड़ा हुआ है, मैं इसे पकड़कर ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, मैंने क्या किया, वर्क डन किया, मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। पहले ये यहाँ पर था, इसे मैं ऊपर लेकर गया, तो ये वर्क डन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर है, मैं इसे नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैंने वर्क डन किया, पहले इसकी पोजीशन कुछ और थी। इसी तरह से हम देखेंगे कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब इसका फॉर्मूला हम किस तरह से देख रहे हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको इसका फॉर्मूला हल करके दिखा देता हूँ, इसका फॉर्मूला किस तरह से हल होगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पावर का यूनिट डिफाइन करना है कि पावर का यूनिट कैसे होगा। तो पावर का यूनिट हम कैसे निकालेंगे ये देख लें, पर उससे पहले आप ये कहोगे सर आपने सेकंड डेफिनेशन का तो समझा ही नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब एक बंदे के पास एनर्जी होगी, मेरे पास ताकत होगी, तभी मैं इसे उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा ना, मेरे पास एनर्जी होगी। तो मैंने क्या किया, इस एनर्जी, मेरे हाथ की एनर्जी को मैंने ट्रांसफर किया। ठीक है, काम करने में, वर्क करवाने में, यहां से लेकर यहां तक लेके जाना, ये वर्क है। एक कार है ना, जो एक कार जा रही है, ठीक है, एक कार जा रही है, आप उसके अंदर बैठे हो और ड्राइवर भी उसके अंदर बैठा हुआ है, वो कार जा रही है जा रही है जा रही है। ठीक है, उस कार ने फासला तय किया 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर या 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर का फासला तय किया कार ने, और फिर वही कार वापस आ रही है, और आप उस ड्राइवर को कहते हो कि रुक जाओ भाई, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो यहाँ से जब आगे गया तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया, ये हमें वर्क क्या मिल गया यहाँ पर, मतलब ये यहाँ से इसने वर्क किया, तो ये इतने किलोमीटर सफर करके इसने 20 जाउल पर वर्क किया। 20 जाउल, क्योंकि वर्क का यूनिट जाउल है इसलिए जाउल लिख रहा हूं। तो इसने 20 जाउल वर्क किया। जब ये वापस आया कार पर, तो इसने क्या किया, इसने 20 जाउल वर्क किया, पर अब इसने 20 जाउल ही वर्क किया। देखो, जहां से गया था और वहीं से वापस आया, तो बिल्कुल सिमिलर उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, एक ही फासला किया दोनों जगह पर। तो उसने क्या किया, 20 जाउल वर्क किया, 20 जाउल। पर अब यहां पर नेगेटिव किया, और उस तरफ जब जा रहे थे तब पॉजिटिव किया। जब इन वर्क को हम डिफाइन करेंगे तो W1 प्लस W2, ठीक है, W1 हमें क्या मिला हुआ है, ये हमारे पास W1 है, तो 20 जाउल, प्लस W2 हमें क्या मिला हुआ है, -20। तो
ये मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं। देखिए ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो 20 जाउल माइनस 20 जाउल, ठीक है। वर्क हमें क्या मिलेगा लास्ट में? वर्क हमें 0 मिलेगा। अब आप उस टैक्सी ड्राइवर को ये कहो कि आप भाई आपने काम किया ही नहीं है, मुझे वर्क 0 मिला है, मैं आपको पैसे किस चीज के दूं? ठीक है, तो ये एक जोक था। वैसे मतलब वर्क हमें हमेशा इसी तरह से मिलता है कि अगर हम यहाँ से किसी जगह पर जाएं और फिर उसी जगह से वापस आए, हमने क्या किया, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, फिर वापस नेगेटिव डायरेक्शन में गए, वापस आए, उसी जगह पर खड़े हो गए, तो यहाँ पर हमें वर्क क्या मिल गया? वर्क हमें 0 मिल गया। तो ये देखें कि वर्क हमें इस तरह से नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका जो है हम यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट फाइंड करने के लिए मुझे पावर क्या मिला हुआ है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट क्या है? जाउल, ठीक है। इसका यूनिट देखूंगा और टाइम का क्या है? सेकंड, ठीक है। तो मैंने आपको जाउल के बारे में बताया था कि जाउल किसके बराबर है? जाउल हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक जाउल किसके बराबर होता है? 1 जाउल इज इक्वल्स टू, आप यहां पर लिख लो, इन डॉट्स का मतलब होता है जैसा कि हमें पता है 1 जाउल इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर लिख लिया, नीचे सेकंड आ गया, सेकंड के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। मुझे ये डिवाइड की फॉर्म यहाँ पर खत्म करनी है, तो मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगा, इसे ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। कैसे? देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहीं से कर रहा हूँ, यहीं से ये सेम का सेम लिखा, इसे मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। डिवाइड की फॉर्म को खत्म करके मैंने इस फॉर्म की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई। अब जब मैंने मल्टीप्लाई लिखा तो 1 ऊपर की तरफ चला जाएगा और सेकंड नीचे की तरफ चला जाएगा। मैंने क्या, क्यों ऐसे होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ कि ये डिवाइड की फॉर्म खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ, ये आ जाएगा 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का दोनों बेसिस सेम है, देयर पावर विल बी एडेड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेकंड इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, ये दोनों एक जगह पर आ जाएंगे। ये कहेगा तुम भी सेम मैं भी सेम, ये दोनों सेम सेम, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। 2 + 1 क्यूब। तो हमें ये वाला और ये वाला सेम मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू पावर हमें एसआई यूनिट इसका वॉट्स में मिलता है। अब एक और बात, टॉर्क, और आपको मैंने उसके बारे में बताया था वर्क के बारे में। तो वर्क और टॉर्क में आप वर्क को जाउल कह सकते हो, क्योंकि वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, वर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, मतलब न्यूटन डॉट मीटर। और टॉर्क भी आपका वही है, टॉर्क ही आपका वही है, न्यूटन डॉट मीटर। पर आप वर्क को जाउल कह सकते हो, वर्क को जाउल कह सकते हो, क्योंकि वर्क को उन्होंने नाम दिया है जाउल का, जिस तरह से पावर को वाट का नाम दिया है। पर आप कभी भी, टॉर्क भी न्यूटन इंटू मीटर है, लेकिन टॉर्क को आप जाउल नहीं कहोगे, टॉर्क को आप न्यूटन इंटू मीटर ही कहोगे। ये थी लास्ट पॉइंट इसके बारे में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। हम आपके लिए कुछ और वीडियोस बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अगर इसके हवाले से कोई ब्रीफ करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।